हेलो दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, जो कि ये पहला पेपर रहेगा 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। उसके हिसाब से देखेंगे हम अपनी तैयारी को कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2024 का हमारा पहला पीवाईक्यू रहेगा। इसमें जो जो भी क्वेश्चन आए थे देखते हैं किस रेशियो में आते हैं, किस प्रकार से टफ क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से सरल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि 80 to 85 80 से 85 क्वेश्चन जो होते हैं सरल होते हैं और लगभग 15 से 20% क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है, तो आप इस पेपर में वही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और देखेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं और उस हिसाब से आपकी रणनीति तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। ठीक है, ये एक टफ क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? ये भी एक टफ क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, क्योंकि ये नीति जो है बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती, उसके बाद ये हमसे क्वेश्चन बनता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है? ठीक है, कौन सा रोग होता है? लेथारिज्म नामक रोग। इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ये एक इजी क्वेश्चन था। खेसारी दाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? ठीक है, 2017 की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल लगा सकते थे, ये भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अभी PSLV जो C55 है वो चर्चे में था। ठीक है, लेकिन ये अभी 2023-24 में भेजा गया था। तो जब 23-24 में भेजा गया तो फिर अनुमान लगा सकते थे 5-6 साल पहले PSLV C37 भेजा गया होगा। तो इस प्रकार से ये लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। ठीक है, जो ग्रीवा कशेरुकाओं होती हैं वो होती हैं कितनी? 7 होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन ये 2013 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? ये पारित किया गया था, ये फिर से इजी क्वेश्चन है, 1974। दोस्तों आप देख रहे होंगे लगभग 80-20 का रेशियो है। 80% क्वेश्चन सरल है, 20% टफ है, 20% की हम तैयारी करते हैं और 80% छोड़ देते हैं, इसलिए पेपर में फेल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स हैं उनमें क्या कहा गया है, आपको 1 से लेकर 17 तक पूरे याद होना चाहिए। आप इसमें भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस में अभी जोड़ा गया है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, SDG 1 कहता है हमारा कि कोई गरीबी नहीं, शून्य गरीबी की बात करता है। SDG 2 भुखमरी की बात करता है और SDG 9 ये नवाचार, उद्योग और बुनियादी ढांचे वगैरह की बात करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर,
और इंडस्ट्रियल वगैरह की और इनोवेशन वगैरह की ये बात करता है। ठीक है, चलिए ये हमारा एसडीजी से हो गया। एसडीजी टॉपिक जैसे दोस्तों इकोनॉमिक्स है यूनिट 6, ठीक है, तो उसमें ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे एसडीजी हो गया, ओडीओपी हो गया, बौद्धिक संपदा सूचकांक वगैरह हो गया, बैंकिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन आप आइडेंटिफाई कर लें और क्या करें कि सीधे सीधे उन टॉपिकों को बार बार रिवाइज करें, ताकि हमारे जो 7 से 8 क्वेश्चन है, फिर वही 80% क्वेश्चन है, वो इजीली इन टॉपिकों को अच्छी तरह से रटने के बाद, याद करने के बाद हमसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसके एमपीपीएससी ने 2 आंसर माना था, पहला उपभोक्ता, दूसरा अपघटक। ठीक है, अब इसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर, राज्य की जो नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं उन पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता को घोषणा की है? जो डीपीएसपी हैं वो उन पर ज़्यादा प्रभावी कौन होंगे? हमारे मौलिक अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, तो यह बात किस बाद में कही गई? इसका वाद था मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन मामला 1951। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। इसमें इतना क्यों पढ़ना, डायरेक्ट देख लेते हैं कि चुनाव मुख्य आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करता है। नहीं, मामले का निर्णय विधि आयोग नहीं करता है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 279A। मतलब इस ऐसा संशोधन 279 का मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, पॉलिटी से अनुच्छेद आप बिल्कुल एक एक रट लें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? ये है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसको करेगा? देखिए, महान्यायवादी आर्टिकल 76 पहले तो आप ये याद रखेंगे, और जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है उसको यह नियुक्त करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णन है? 76 में है। और इसको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। ठीक है, चलिए आया होगा समझ में। ये जी क्वेश्चन है सारे कि के.एम. मुंशी से संबंधित है। ठीक है, ये संविधान की प्रारूप समिति जो 7 सदस्य थे उनमें से ये के.एम. मुंशी थे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये है संघ मंत्रिमंडल। बहुत से लोगों ने इसका आंसर मंत्री परिषद लगा के आया था, जो कि गलत हो गया था। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये है संघ मंत्रिमंडल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये भोपाल में स्थित है। जो लोग भोपाल में रहते हैं वो जानते होंगे कि सैर सपाटा के पास से ये बना हुआ है, ठीक है। ताज होटल के जस्ट साइड में है, ठीक है। अब आपको याद आया होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। कानूनी मामलों पर देखना ध्यान से कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही बात है। और महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे, नहीं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची क्या है 11वीं अनुसूची में। पंचायत 11वीं अनुसूची में, और हमारे जो नगरीय निकाय वगैरह और उसको, हाँ, नगर निगम नगर पालिका, और तो उनको वो कहाँ है 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये पंचायत 11वीं में है। चलिए, इजी क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ पेपर आता है तो आप टेंशन ना लें। भिम्म जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। भिम्म जनजाति के, पहले एमपीपीएससी ने इसका आंसर मंडला और डिंडोरी माना, ठीक है। उसके बाद क्या सोचा वो डिलीट कर दिया, है ना, वो अपन नहीं समझ सकते। चलिए, मांडवरा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। मांडवरा त्यौहार गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन गलत किसी भी हालत पर नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये हमें बाहर कर देते हैं। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे। ये भील जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई खालिस्तान से संबंधित थे। जो स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई थे वो भिलाला जनजाति से संबंधित थे। टंट्या मामा भील से, और भील की ही एक उपजाति है भिलाला, उससे संबंधित थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गीय बादल भोई कौन थे। बादल भोई कौन थे, ये हम बार बार पढ़ते हैं। प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कौन थे, बादल भोई कौन थे, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे ये। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है, ठीक है। एमपी से इजी क्वेश्चन है ये। बिरसा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है, ठीक है। ये गोंड का है। बिरसा लोकगीत किसका है, गोंड का है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। पहले इन्होंने ठक्कर बाबा माना, ठीक है, फिर वीर शंकर रघुनाथ शाह माना, उसके बाद कहने लगे ये हमसे नहीं बन रहा, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है। ये दो लोगों के नाम से चल रही थी, ठीक है। राज्य में टंट्या भील और देश में बिरसा मुंडा के नाम से, है ना। तो दोनों आंसर मान लिए, कहने लगे न तुम्हारी ना हमारी, दोनों की सुन लो। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठा वन्या, ठीक है, वन्या का प्रकाशन 1980 से किया गया। ये क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्या है 31। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी। ये जो 2-3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये मतलब बिल्कुल सीधे तुक्का वाले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मिले नहीं थे पहले, बाद में ढूंढने के बाद काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित
किया गया था। ठीक है, क्या थी ये न्यूनतम सीमा? 25% थी। ठीक है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद, सितंबर 2023 के अंत में जो जीडीपी है, बाहर ऋण का अनुपात क्या थी? 18.6%। ठीक है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? ठीक है, पेपर कब हो रहा है? 2023 में। पूछ कब का रहा है? 17-18 का, है ना। 2%। कितना था? 2%। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? एक बार फिर से इजी क्वेश्चन। वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में, 2008 में ये आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किस लिए है? ये कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? जो समग्र शिक्षा अभियान है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? ये सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ये अभियान से इनसे ये उभरा था। ठीक है, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, भारत की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जीआई टैग प्राप्त करने वाला चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? इजी क्वेश्चन, बालाघाट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल थोड़े इजी रहेंगे, मतलब 60 से 70% इजी क्वेश्चन रहेंगे और 10 से 15% मॉडरेट और 10-15% कठिन होते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद, फिर ओडीओपी से क्वेश्चन है, ओडीओपी से क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर का क्या है? चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ये हम बार बार पढ़ते हैं। खरगोन का क्या है? खरगोन का महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट है ना। वो बाघ प्रिंट धार वाला पढ़ते हैं, लेकिन ये महेश्वरी साड़ियाँ भी दी थी, इसलिए इसका आंसर खरगोन माना गया है। ठीक है, बुरहानपुर केले होते हैं बुरहानपुर में, और मंदसौर में लहसुन होती है। ठीक है, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए फिर से, ये एसडीजी से क्वेश्चन है, ये दूसरा एसडीजी से क्वेश्चन है, एक हम पहले पढ़ चुके हैं। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार सूचकांक की रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? ठीक है, 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों। ठीक है, पहला आकांक्षी होता है, फिर प्रदर्शक होता है, और अग्रणी होता है, फिर अचीवर होता है। ठीक है, आकांक्षी को हम इंग्लिश में एस्पिरेंट बोलते हैं। एस्पिरेंट ये है 0 से 49 तक। ठीक है, और प्रदर्शक या परफॉर्मर्स होता है 50 से 64 तक, और अग्रणी होता है 65 से 99, और जब अचीव कर लेता है तो वो 100% अचीव करेगा, है ना। आगे देखते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका केंद्रीय भाग है कर्नल। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या है? कर्नल है। आगे देख लेते हैं, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। ये वायरस साइनिंग और फिशिंग, इसके दोनों आंसर माने गए थे। करेंटली क्या है? एक सर्च इंजन है ना। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर्च इंजन से, सॉफ्टवेयर से, वायरस से, है ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था?
जो इमिटेशन गेम था उसका नाम द ट्यूरिंग टेस्ट। द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम था इमिटेशन गेम, है ना। तो ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, है ना। ये सोशल नेटवर्किंग साइट से ये सीधा क्वेश्चन है। जैक डॉर्सी ट्विटर के संस्थापक थे। आगे देख लेते हैं, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान, है ना। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 47, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, लिंक्डइन। क्या है दोस्तों, लिंक्डइन इसका नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है, ये है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। और MPEG का अर्थ क्या है, ठीक है, MPEG का फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। ये सारे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमसे नहीं छूटने चाहिए। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब WWW का होता है, और सी लगा देते हैं तो ये कंसोर्टियम जुड़ जाता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चलो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 50 और देखना हमको। ठीक है, देखते हैं 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। ठीक है, अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्रफल सर्वाधिक है गेहूं का, और उत्पादन भी सर्वाधिक होता है 2021-22 के अनुसार, है ना, अभी का नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। सोयाबीन का उत्पादन देवास से हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, ये उर्वरक उद्योग में किया जाता है रॉक फॉस्फेट, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, ये होती है मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से इसमें अधिकांश वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, है ना। एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है, ये बेशाल। ठीक है दोस्तों, ये खनिजों से क्वेश्चन इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन खनिजों से देखने को मिलते हैं पूरे पेपर में, है ना। तो अब खनिज वाला चैप्टर, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो लगभग 30 से 40 टॉपिक हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और वहीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे या बोलेंगे तो फिर मैं भी वो टॉपिक बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेसाल्ट। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, है ना। बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में। ठीक है, साल का भी हुआ है, सागौन का भी हुआ है, बांस का भी हुआ है, तो आप सबकी डेट याद रखेंगे, हो सके अगले साल वो ये इस बार पेपर में क्या ही पूछ ले, है ना। तो बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1973 में हुआ था। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है भांडेर पठार। ठीक है, भांडेर पठार कहलाता है, इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से की गई थी। फिर से इजी क्वेश्चन है ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, क्या दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र
चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता है। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया? जो केशव चंद्र सेन थे उनको ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नियुक्त किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नियुक्त किया था, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2000, चलिए एक मिनट, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए हमारे? ये क्वेश्चन हुआ, चलिए यहाँ तक देख लिए, आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, सर्वाधिक है, भोपाल में है। 855 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ लोग रहते हैं, सर्वाधिक, ठीक है, भोपाल में। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जो वेल्स थे उनका बहिष्कार, वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित थे? ये न्याय विभाग से संबंधित थे, ठीक है। जो मौर्यकालीन अधिकारी थे, ठीक है, मौर्यकालीन जो तीर्थ थे उनका नाम आप याद रखें ही रखें, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है? ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, आप समझ सकते हैं बिल्कुल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों की ये सिंचाई परियोजना है। जब हम एमपी में ये पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। के.एम. पाणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? के.एम. पाणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। किस वेद में, क्या है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? किस वेद में किया गया है? ये अथर्ववेद में, ठीक है। ये जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो 2-3 लाइनें न्यू जुड़ी हुई हैं वहाँ से ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, और हिस्ट्री से भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? अथर्ववेद है। और क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? ठीक है, जब क्षत्रियों का उपनयन संस्कार होता है तो उसमें किस मंत्र का है? ये है त्रिष्टुभ मंत्र का। कौन सा मंत्र है? त्रिष्टुभ मंत्र का। चलिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। युग्मों का मिलान करना था और इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। नदियों से भी 2-3 क्वेश्चन थे दोस्तों इस बार, ठीक है। जैसे है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है। साबरमती नदी मेवाड़ पहाड़ियों से। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से, कोई दिक्कत नहीं। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। समझ में आया आपको? आ गया होगा। आगे देखते हैं। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जो गुहा मंदिर हैं उनमें सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ है? एलोरा की गुफाओं में ये स्थित है। कौन सा? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप 50% से अधिक प्राप्त होते हैं? ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर है, मतलब झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा मिलकर देश का 50% से अधिक कोयला के निक्षेप के भंडार प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ये धारणा को, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, ये आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है वही हिस्ट्री वाला जो चैप्टर जुड़ा हो 2-3 लाइनें, लेकिन
इतना डीप में कोई पढ़ेगा। ये वही है जो 15% टफ क्वेश्चन होते हैं वहाँ से है, और हमें कुछ इस प्रकार के 85% सरल क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? ठीक है, दाल हमारा मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है और खाता भी सर्वाधिक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है कौन? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सबसे अधिक भंडार रखता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में निम्न में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया? ठीक है, आप समझ सकते हैं करंट का लेवल कि 2023 में पेपर हो रहा है और चक्रवात पूछ रहा है 2023 का। ठीक है, चलिए जैसे अभी आप याद रख सकते हैं जो ट्रॉमी आया था वियतनाम वाले एरिया में। ठीक है, दाना आया था अपने पश्चिम बंगाल उड़ीसा साइड। ठीक है, इस प्रकार के जो हैं तो आप इनको याद करते रहें तो वो लंबे समय तक थोड़ा याद रहते हैं, और ट्रिक से करें थोड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? एलिनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। नहीं, ये नहीं होती, लगभग कुछ सालों में होती है शायद, ये मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बाद में कभी डिटेल देखेंगे तो वो देख लेंगे, है ना। ठीक है, प्रतिवर्ष तो नहीं होती है। चलिए आगे देख लें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था चोटियों वाला, ये उन्होंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा था? पश्चिम बंगाल था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, देखिए लोग ताप्ती को हटा देंगे, सोन को हटा देंगे, कावेरी और नर्मदा में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हमारा जो इंडिया वाला ये ऐसा एरिया है, ठीक है, कावेरी हमारी इस एरिया में बह रही है। जब कावेरी की लंबाई कुल इतनी है, क्षेत्रफल इसका ये है, और नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर ऐसी बहती है, तो इसकी लंबाई अधिक होगी। तो आप मैप बनाकर या फिर उसको देख लेते हैं। चलिए ये आइसक्रीम बन गई, आप इसको ध्यान नहीं देंगे, है ना। चलिए नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाता है ना। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम था दोस्तों, ये था अरुणाचल प्रदेश में। लगभग यहाँ 11 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11 व्यक्ति रहते हैं। एक बार आप चेक कर लेंगे, मुझे जहाँ तक यही याद है। आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 2 3 सही है। ठीक है, तीनों सही है कुल मिला के। सॉरी दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है। मिलेट को प्रोत्साहित करती है मतलब मोटा अनाज को। जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, यह मिलेट को प्रोत्साहित करती है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, कोई दिक्कत नहीं। यह योजना 2023-24 और 25-26 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए ये लॉन्च की गई है ना। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली संबंधित है? ये है ओम प्रकाश शर्मा, है ना। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? ये हैं कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? ये हैं सुधा मूर्ति जी, उस टाइम चर्चे में थी, इजी क्वेश्चन था। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले
सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हैं प्राची यादव। ठीक है। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की गई? ये जबलपुर में है ना। जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था। ये मतलब हर एक मैगजीन ने, हर एक करंट अफेयर की मैगजीन ने इसे कंप्लीट किया था। दोस्तों, करंट अफेयर जैसे ही मतलब मैगजीन आती हैं हमारी तथ्यवान, एग्जामपीडिया और स्पीडी वगैरह, तो उनको हम इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे। और हम टेस्ट सीरीज़ इसमें चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एमपी परीक्षा धाम की बुक कंप्लीट हो रही है इसी में, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ढूंढने में इसको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को, है ना। ये भी तथ्यवान आप पढ़े होते तो यहाँ से बन जाता ये क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र के नाम से सम्मिलित कीजिए, है ना। एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चन ही है। राजा मर्दन सिंह की बात करें, राजा मर्दन सिंह ये भानपुर से संबंधित थे। राजा दौलत सिंह ये नेमावर से संबंधित थे। राजा बखतबली ये शाहगढ़ से थे और मुराद अली महू से थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम वाला आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई? ये उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। ठीक है, तो क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत जो है 4-1 से विजयी रहा था। 5 मैचों की श्रृंखला में 4 मैच भारत ने जीते, 1 मैच इंग्लैंड ने जीता था, तो सीरीज हम लोग 4-1 से जीत गए थे। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराहमीर का जन्म स्थली कहा जाता है? आप सभी को मालूम है बराहमीर की जन्म स्थली है कायथा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ये घाटी गांव इंदौर में नहीं है ना। बोरी होशंगाबाद में है। गंगेऊ ये अभ्यारण्य है ना। ठीक है, चलो, बोरी होशंगाबाद, गंगेऊ पन्ना करेरा शिवपुरी, है ना। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर मिलते हैं। भारत में विज्ञापन परंपरा, ये दोनों क्वेश्चन 2 साल पहले अलग अलग पूछा गया था, अब एक साथ पूछ लिया। ठीक है, इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? जो शंकर राव पंडित थे, ये फिर से आप तथ्यवान पढ़ते तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये ख्याल गायकी से संबंधित थे। और कोहबर क्या है? कोहबर वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। यूनिट 10 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 10 आपको पढ़नी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, यूनिट 10 भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुड गरिया ये सूत्रधार कहलाता है। ठीक है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये कंफ्यूज किया था दोस्तों, मोहन खेड़ा, ठीक है, ये धार में है। ठीक है, चलिए कोहबर देख लिया। अब हमारा आज का 98 हो गया, आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है,
यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? ठीक है, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख ये थे बाशुर कवि। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 2024 के PYQ थे। ठीक है, अब हम 2023, 2022, 2021, 2020 ऐसे पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हर वर्ष लगभग 80 से 85% क्वेश्चन सरल आते हैं, 15% टफ आते हैं और हम कैसे उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको उनके भी PYQ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।